ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, सिंगापुर में आयोजित आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। अनिल वाधवा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनिल जी, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सिंगापुर में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने भारत तथा आसियान के बीच सहयोग के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया है। अनिल वाधवा जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि मुख्य रूप से भारत और आसियान की सहभागिता के क्या महत्व हैं? देखिए, भारत और आसियान के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं और जब से भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई है तब से इन संबंधों में और घनिष्ठता आई है। 2014 के बाद स्पेशली हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में भारत ने पहल की है। कनेक्टिविटी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर रहा है और डिफेंस के ऊपर भी काफी जोर रहा है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी का इशू है वो 2017 के बाद से और गर्मा गया है और इसके चलते भारत चाहता है कि सभी देश इसमें आसियान सेंट्रलिटी को आगे लेकर चले और आसियान सेंट्रलिटी को अगर हमें आगे ले जाना है तो उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है जी। तीसरा बिंदु ये है कि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अगर आगे बढ़ना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सक्षम होना है तो उसे कनेक्टिविटी की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल। इसीलिए फिजिकल कनेक्टिविटी जो है ट्राइलैटरल हाईवे उसके ऊपर जयशंकर जी ने जोर दिया और डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर भी जोर दिया। अनिल जी, विदेश मंत्री ने विशेष तौर पर यह बात भी कही कि भारत और आसियान की जो जनसांख्यिकी है और उभरती हुई मांगे हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं और ये भी कहा कि ये जो साझेदारी है ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रमुख वाहक बन सकती है। तो अगर भारत के हित में है हम देखें तो इन बातों के क्या मायने उभरकर सामने आते हैं? जैसे कि जयशंकर जी ने कहा है कि यदि हमें आसियान और भारत के आपसी संबंध आगे ले जाने हैं तो इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फिर से एक निगाह डालनी होगी और उसमें 2 या 3 जो बातें उभर कर कुछ सालों में आई हैं वो है रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात है और डिपेंडेबल सप्लाई चेन्स की बात है। तो उन्होंने इसका जिक्र करते हुए यह कहा है कि भारत और आसियान के बीच में जो संबंध है वो भरोसेपूर्ण संबंध है और इसी तरह के देशों के बीच आगे चलकर संबंध और मजबूत होंगे और इसीलिए जो डिजिटल कनेक्टिविटी है और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स है इसमें भारत और आसियान को आगे चलकर एक साथ काम करना होगा। अनिल जी, थोड़ा सा अगर पीछे जाकर के हम देखें तो भारत आसियान देशों से सहयोग करने और संपर्क रखने का सदा से ही इच्छुक रहा है। इसी सिलसिले में जब 2008 के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ था तो आसियान मुख्य केंद्र बिंदु रहा था। तब से अब तक की अगर हम बात करें तो अरबों डॉलर का व्यापार हो रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में रिश्तों में गर्मजोशी बनाए रखना हमारे लिए कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है कि रिश्तों में गर्मजोशी रहे ताकि व्यापार और इन्वेस्टमेंट्स आगे बढ़ पाए। हमने 2008 की आपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की बात करी जी। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत और आसियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और साथ ही साथ एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी हुई है जिसके ऊपर काफी सालों तक अमल हुआ है। उसके चलते आसियान से भारत में और भारत से आसियान में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और हमने देखा है कि ट्रेड भी 125 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है जी। लेकिन ये काफी नहीं है और इसमें अब जरूरत आ गई है कि उसका रिव्यू किया जाए क्योंकि अब हम एक नए दौर में पहुंच चुके हैं और 2025 आने ही वाला है। तो हम देख रहे हैं कि काफी सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं इस रीजन में जिनको अगर हम मद्देनजर रखें तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है रूल्स ऑफ ऑरिजिन के ऊपर जरूरी है कि हम इसको फिर से अपना ध्यान केंद्रित करें। इसी के चलते अब भारत और आसियान के बीच में एक वार्ता शुरू हो गई है। 2025 का एक लक्ष्य है जिसके चलते 2025 तक इसका रिव्यू खत्म हो जाएगा और इसका जो नतीजा निकलेगा वो ये है कि दोनों पक्ष जैसे भारत और आसियान है दोनों से इससे फायदा मिलेगा। अनिल जी, जो बातें आपने कही वाकई भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें जैसा कि आपने भी जिक्र किया, भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है
तो वर्तमान जो चुनौतियां हमारे आसपास नजर आती हैं, इसमें भारत और आसियान देशों का जो सहयोग बढ़ रहा है, ये किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है? आजकल जो माहौल चल रहा है दुनिया भर में, कई तरह के तनाव हो गए हैं। और हमारे रीजन को छोड़ दें अभी थोड़ी देर के लिए, तो हम देखते हैं कि यूक्रेन का जो युद्ध है और फिर गाजा में जो युद्ध चल रहा है, उसके चलते उसका जो इफेक्ट है वो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर पड़ रहा है। और उससे इंश्योरेंस के जो रेट्स हैं वो स्पेशली रेड सी में बढ़ गए हैं। और उसके चलते जो एक्सपोर्ट्स भारत के पहले आसानी से यूरोप वगैरह जाया करते थे, एक्सपोर्ट जो है महंगे हो चुके हैं। तो उनको कैसे कम किया जाए, जब तक ये जो दुनिया भर में जो विवाद चल रहे हैं उनका सोल्यूशन जब तक नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हमारे रीजन में, जैसे कि जयशंकर जी ने आज बताया कि साउथ चाइना सी को ही देख लें, तो वहां पर जो जी। तनाव बढ़ा है और उसके चलते जो अनक्लॉज का जो अवहेलना की गई है, रूल ऑफ लॉ की जो अवहेलना की गई है, और सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आसियान और भारत एक साथ इस पर काम करें और ऐसा माहौल बनाएं कि किसी की जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है और उनका जो व्यापार है और इन्वेस्टमेंट है, इस पे कोई इफेक्ट ना आ पाए। तो इसके लिए जी बहुत जरूरी है कि सभी देश एक साथ मिलकर तनाव को कम करने में काम कर सकें। अनिल जी, आपने जिन देशों का एग्जाम्पल दिया और जिन देशों के बारे में या फिर जिन रीजन के बारे में आपने बताया, उनके अलावा अगर हम अपने पड़ोसी देशों में देखें तो फिलहाल कुछ समय पहले तक राजनीतिक अस्थिरता साफ नजर आती रही है। शायद अब उसमें आउटकम ऐसा हो रहा है कि कुछ तनाव कम होता नजर आता है, जो कहीं ना कहीं हमारे हितों को प्रभावित करता रहा है। तो ऐसे में हमारा जो दृष्टिकोण रहा है, विदेश नीति रही है, वाकई वो तारीफ के काबिल रही है, जिस तरह से हमने काम लिया, जिस तरह से हमारी अप्रोच रही है। लेकिन अगर आसियान देशों को हम इसमें मिला लें तो कैसी अप्रोच होगी वहां पर? आसियान देश बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस रीजन में जो तनाव बढ़े हैं, जैसे कि म्यांमार में अस्थिरता आई है, साउथ चाइना सी में जो चीन की नीतियां रही हैं, और इसके चलते वहां पर तनाव बढ़े हैं और इनको कैसे कम किया जाए, आसियान इसकी ओर लगातार कोशिश करता रहा है। और आसियान की ये नीति स्पष्ट रूप से रही है कि दूसरे देशों के साथ इसमें काम करे। जी और जो देश आसियान के का जो व्यू पॉइंट है उनकी तरह ये सोचते हैं, तो उनके साथ जो पार्टनरशिप है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। भारत एक ऐसा देश है जिसका रिश्ता आसियान के साथ बहुत सालों से है, बहुत सेंचुरी से है। और इसीलिए जो उज्जवल भविष्य है इस रीजन का, उसमें भारत और आसियान की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जी अनिल जी, अभी अगर हम मेडिटेरेनियन की बात करें तो उसके आसपास का जो माहौल नजर आता है, निश्चित रूप से व्यापारिक परिदृश्य में उसका असर हम देख रहे हैं। इसका आपने भी अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले। लेकिन भारत और आसियान को अगर हम मिलाकर के रखें तो हमारे आपसी व्यापारिक संबंधों में क्या आपको मतलब किसी तरह का सकारात्मक या नकारात्मक, मैं दोनों ही आपसे पूछ रहा हूँ, किस तरह का आपको रुख नजर आता है? यदि हम भारत और आसियान की बात रखें तो दोनों तरह के रुख हैं, जैसे कि आपने खुद ही कहा। एक तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दोनों बढ़े हैं भारत और आसियान के बीच में, जी और उसकी डाइवर्सिफिकेशन भी हुई है। अब जरूरत यह है कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसकी डाइवर्सिफिकेशन हो पाए, और इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि हम अपना जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है और जो इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है उसकी हम जल्द से जल्द रिव्यू करें, इसमें दोनों साइड उससे फायदा उठा सकें। दूसरा, भारत को जो सीपीपीटीटी और जो आरसेप अग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर फिर से एक बार नजर डालनी होगी, क्योंकि जब ये अग्रीमेंट्स तय हुई थी तो उस टाइम पर भारत को ये डर था कि चीन जो है रूल्स ऑफ ऑरिजिन का उल्लंघन कर सकता है जी और इस तरह से भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और भारत की जो इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ रही है, जी तो इसको भी आसियान के देशों के साथ मिलने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि ये सप्लाई चेन्स की इंटीग्रेशन आगे बढ़े। और भारत इसको रिव्यू में रख रहा है और आगे चलकर इसका रिव्यू जरूर किया जाएगा। वाधवा जी, आज कनेक्टिविटी पर भारत विशेष तौर पे ध्यान दे रहा है। कई नई पहल पर भी जोर दिया गया है, चाहे हम त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना की बात करें जिसका आपने भी उल्लेख किया, भारत पश्चिम एशिया यूरोप गलियारे की बात करें, या फिर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के संबंध में भारत की प्रतिबद्धताओं की बात करें, तो भारत और आसियान मिलकर काम करेंगे तो इन भविष्य के अवसरों का लाभ किस तरह से उठाया जा सकता है अपने अपने लाभ के लिए? तो आसियान शुरू से ही ये कहता रहा है कि
जो फिजिकल कनेक्टिविटी है वो आसियान देशों के लिए बहुत ही सकारात्मक है। ये एक दुख की बात है कि आजकल म्यांमार में इंस्टेबिलिटी आ गई है, जिसके चलते जो ट्राइलैटरल हाईवे है वो आगे बढ़ नहीं पाई, लेकिन इसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। अगर ये ट्राइलैटरल हाईवे भारत की नॉर्थ ईस्ट म्यांमार के थ्रू थाईलैंड को जोड़ देती है, जी। तो उसके आगे जाकर लाओस, कैम्बोडिया और वियतनाम तक इसके प्लान्स हैं कि ये ट्राइलैटरल हाईवे वहां तक पहुंचेगी। इससे एक सी का आउटलेट भी मिलेगा और जितने भी देश ट्राइलैटरल हाईवे के ऊपर इसे छुएंगे उन सब का जो आयात निर्यात है वो भी आगे बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आसियान देशों में हम जानते हैं कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम शामिल हैं, जिनसे भारत काफी नजदीकी से जुड़ता रहा है और हमारे संबंध भी अच्छे रहे। लेकिन अभी विशेष रूप से भारत की सिंगापुर के साथ जो बातचीत हो रही, लगातार मौकों पर बड़े नेताओं की मुलाकात होती है, तमाम चर्चाएं होती हैं, तो इस सहयोग को आप किस तरह से आंकते हैं, खासतौर पर जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं? जी, तो स्पष्ट रूप से सिंगापुर जो हमारी एक्ट ईस्ट नीति में मूल था और अभी भी है, तो उसमें ये केंद्रीय भूमिका निभाता है। यदि आप इस विकास को दर्शाने वाले नए डोमेन्स को देखें तो सुरक्षा, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी और स्थिरता में सिंगापुर की साझेदारी स्पष्ट है। और एक्ट ईस्ट नीति नियत रूप से कई कारणों से बहुत सक्रिय है, जिसमें सिंगापुर का एक अहम रोल है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ही क्षमता है और इसकी जो जनसांख्यिकी और विकास की संभावनाएं, जैसे कि आपने कहा, जी। इसके चलते सिंगापुर हमारा दीर्घकालिक साझेदार जरूर बनेगा और बन रहा है। अनिल जी, अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी भारत और आसियान नए डोमेन और नई प्रौद्योगिकी की पहचान कर रहे हैं, जिनमें सहयोग बढ़ाए जाने की संभावना है। लेकिन पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य को अगर इसमें हम जोड़ दें, खासतौर पर जब हम अमेरिका को लेकर के बात करते हैं, तो अभी नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, जिसमें श्री डोनाल्ड ट्रंप जी ने जीत हासिल की है। तो अब नई परिस्थितियां अमेरिका के हिसाब से बनेंगी, निश्चित रूप से उसका असर जो है वैश्विक परिदृश्य में हम देखेंगे। तो भारत और आसियान को आप इसमें किस तरह से देखते हैं? ये जो सेंचुरी है ये एशियन सेंचुरी है, जिसमें भारत और आसियान का रोल अहम है। आगे चलकर हम देखेंगे कि जो जितने भी बड़े और जो पावरफुल देश हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, उनका भी ध्यान भारत के ऊपर और आसियान के ऊपर केंद्रित रहेगा। चीन भी इसमें प्रमुख है और जापान भी इसमें शामिल है। और जब तक बड़े देशों की दृष्टि एशिया के देशों पर नहीं रहेगी तो फिर आगे चलकर नुकसान ही होगा। तो उन्होंने ये समझ लिया है और इसीलिए जो आगे चलकर हम देखेंगे जो कोऑपरेशन की संभावनाएं हैं, यूरोप और आसियान और यूनाइटेड स्टेट्स की जो कोऑपरेशन है उस पर ही केंद्रित रहेंगी। अफ्रीका भी ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जो आगे चलकर जरूर उभरेगा, लेकिन फिलहाल में एशियन कंट्रीज जो हैं ये उनकी सेंचुरी है और भारत और आसियान इसमें प्रमुख हैं। यानी भारत ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से अपने लाभ के लिए, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वैश्विक योजनाएं हमारी हैं, उनके लिए इनका लाभ उठा सकता है। जरूर, और भारत को उठाना भी चाहिए, क्योंकि भारत की जो जो पार्टनरशिप्स हैं वो ईस्ट के साथ भी हैं, वेस्ट के साथ भी हैं और दुनिया के सभी देशों के साथ भारत की पार्टनरशिप्स बन रही हैं। और जो ग्लोबल साउथ है स्पेशली, उसमें भी भारत का एक अहम रोल आगे उभर कर आया है। तो आगे चलकर दुनिया में ये स्थिति बनने वाली है कि जो देश जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है उन देशों के साथ दूसरे देशों के संबंध ज्यादा बढ़ेंगे। और जो पूरे संसार में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जब ये कम हो जाएंगे, तब हम देखेंगे कि जो सप्लाई चेन्स नए जो उभर कर आते हैं उसमें भारत जैसे देशों का मान ज्यादा बढ़ेगा। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सिंगापुर में आयोजित आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।